हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए बच्चों को बताती है हमारे आप आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिए। ठीक है। क्लासेस का जो समय है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वार की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आप सब लोग याद करके रखेंगे। इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ने अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट और पूरा करना है। ठीक है। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी को लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लिए। परीक्षा की शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसका भी लिंक मिल जाएगा साथियों। ठीक है। तो फटाफट आप क्या करेंगे, जाके हम आपके फॉलो कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाए। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र का, गंगा का, यमुना का या नर्मदा का? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ब्रह्मपुत्र का। जो आपका पहला वाला ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर के निकट चेमायुंग दुंग नामक ग्लेशियर से हुआ है। तिब्बत में इसका नाम जो है सांगपो है। ठीक है। तो जो आपका पहला वाला विकल्प देगा ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है भारत के बाहर तिब्बत में है। ठीक है, क्लियर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका दूसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। एड्स का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा बताइए। एड्स का विस्तृत रूप चुनिए। ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इक्वायर्ड इम्यूनो एफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। एड्स का विस्तृत रूप आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो आपका दिया गया है, सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म है। ठीक है, क्लियर से को। और विश्व एड्स दिवस जो आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका तीसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर को प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या है होता है बताइए। प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे फटाफट। देखिए, इसका परिणाम आपका होता है साथियों अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है। प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी से आज है आपका अनु उत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। मतलब जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे भी कर्मचारी फालतू के बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे चौथा नंबर बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है बताइए। चंबल नदी जो है किन राज्यों से होकर बहती है, इसका सही उत्तर क्या है। देखिए, चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर है। ठीक है, चंबल नदी का प्राचीन नाम आपका चरमाती है। यह नदी जो है आपका जाना पाव पर्वत महू से निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। पूछा क्या गया आपका। वह इतालवी वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य को अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह कौन है बताइए। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा निकोलो कोंटी। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही था। ठीक है, निकोलो कोंटी वह इतालवी यात्री है जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है। निकोलो कोंटी ने देवराय प्रथम के शासन काल में विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका छठा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सहितों का ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं क्या बताइए। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं। तो देखिए, ध्वनि मापक इकाई को आपका यहाँ पे क्या देगा कैलोरी, फ़ारेनहाइट, न्यूटन और डेसिबल। तो देखिए, ध्वनि मापक इकाई को आपका डेसिबल कहा जाता है। जो आपका डीएल विकल्प देगा आपका फिर सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर सभी को।
डेसिबल अर्थात बल का 10वां भाग एक भौतिक इकाई है जो सबसे हल्की ध्वनि पर आधारित होती है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 7वां नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव किस गैस से अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है, बताइए। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों कार्बन डाइऑक्साइड के, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अधिक मात्रा में होने से हरित गृह प्रभाव बढ़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 8वां नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ पर, बताइए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, रामनगर में है, दुधवा में है, बांदीपुर में है या कांजीरंगा असम में है। तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल में स्थित है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। बाघ परियोजना के तहत आने वाला यह पहला राष्ट्रीय पार्क था। ठीक है, टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाला पहला पार्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 9 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, सही का सुंदरवन है एक क्या, बताइए। सुंदरवन आपका एक क्या है, तो देखिए सुंदरवन की अगर बात की जाएंगे तो सुंदरवन आपका एक गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा स्थित है यहाँ पर। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सुंदरवन जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित है, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक है, ये भी बात क्लियर रखिएगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका 10वां नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या देगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है, बताइए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन नदियों हेतु क्या देगा, किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है, हमसे पूछा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में के उल्लेखनीय योगदान हेतु, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार जो है सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर की याद में वर्ष 1957 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, क्लियर सभी को। कब शुरू किया गया था, 1957 में। ठीक है, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर की याद में। ठीक है, और किस क्षेत्र में दिया था, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के उल्लेखनीय योगदान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 11 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी, बताइए। स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर साथी है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जो आपका दी गई है यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत की आजादी के बाद पटेल देश के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। पटेल को जो है भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी जो है कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 12 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। चरकुला नृत्य किससे संबंधित है, चरकुला नृत्य जो है किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या है? चरकुला नृत्य का जो संबंध है आपका देखिए उत्तर प्रदेश से है। यहाँ पे जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर से को यह उत्तर प्रदेश की ब्रज भूमि में प्रचलित है। यह नृत्य जो है स्त्री एवं पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। इसमें नर्तक द्वारा सिर पर एक घड़ा, उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रखकर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य जो है होली के दिन या उसके अगले दिन किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा संयुक्त का हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। नालंदा थी, प्रयाग थी, कन्नौज थी या थानेश्वर थी, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए हर्षवर्धन की राजधानी आपकी कन्नौज थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 14 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में दिया था, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में, क्लियर है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, सारनाथ में अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ भी है। यह भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 15 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर कंप्यूटर की
स्मृति का मापन किया जाता है किसमें, बताइए। कंप्यूटर की स्मृति का जो मापन है किसमें किया जाता है? वोल्ट्स में, एम्पियर में, बिट्स में, बिट्स के द्वारा, या क्या दिए गए, वोल्ट्स के द्वारा। तो देखिए, कंप्यूटर की स्मृति का मापन आपका बिट्स बिट्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है, बिट्स के द्वारा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 16 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएं की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर करो। गोभी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा, कहा क्या है, बताइए। गोभी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा, ये सभी क्या है आपके? सब्जी के नाम है, मरुस्थल है, चक्रवाती तूफान है, या शीतोष्ण घास के मैदान है। तो देखिए, इसकी बात करेंगे तो सभी के सभी आपके मरुस्थल है। गोभी, कालाहारी, अटाकामा और सहारा, ये सभी के सभी आपके क्या है, मरुस्थल है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 17 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, बताइए। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर की बात कर रहे हैं, कौन थे? तो देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर आपके पार्श्वनाथ थे, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकरों, और देखिए, जो जैन धर्म में आपके 24 तीर्थकरों को जो है माना जाता है, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं संपादक आपके ऋषभ देव को माना जाता है, ठीक है। और जो 24वें तीर्थकर है आपके महावीर स्वामी को माना जाता है, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या रहेगा, बताने की कोशिश करेंगे। 18 नंबर, ठीक है। क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही था, ठीक है। नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, या एस्चुरी बनाती है, ठीक है। नर्मदा नदी को जो है मध्य प्रदेश की जूनी रेखा भी कहा जाता है, ये इतने याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है मध्य प्रदेश की, ठीक है। अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखेंगे 19 बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या देखें, किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान को लागू किया गया था, बताइए। किस पंचवर्षीय योजना के बाद जो है अनवरत योजना को जो है लागू किया गया था, यानी कि रोलिंग प्लान को जो है लागू किया गया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, पांचवी पंच योजना के बाद जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही होता है, ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद आपका अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान को जो है वर्ष 1978 से 80 में जो है लागू किया गया, ठीक है। अनवरत योजना का प्रतिपादन जो है कुन्नार मिडल ने किया था, लेकिन इसे भारत में लागू करने का जो श्रेय है डीटी लकड़ा वाला को जो है जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 20 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या दिया गया है? कौन सा कर समाज के गरीब श्रेणी के समुदाय पर बोझ बनता है, बताइए। कौन सा कर जो है समाज के गरीब श्रेणी के समुदाय पर जो है बोझ बनता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर। जो आपका दिएगा बी वाला विकल्प आपका सही होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर जो है गरीब समाज के गरीब श्रेणी के समुदायों पर जो है बोझ बनता है, ठीक है। यह कर जिस पर आरोपित किया जाता है उससे न वसूल कर किसी अन्य व्यक्ति एवं संस्था से जो है वसूला जाता है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 21 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को जो है संविधान की हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया है, बताइए। तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 32 को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसे जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। यह अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रीटें जारी करने का अधिकार देता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सत्याग्रह निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए जो है संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए जो है संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। यह
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में विशेष बहुमत से तात्पर्य सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मौलिक अधिकार में परिवर्तन के लिए बहुत ही क्या होता है, तो देखिए, मौलिक अधिकार में परिवर्तन के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या होती है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में विशेष बहुमत से तात्पर्य सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना आवश्यक होता है मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 23 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे, अटेंशन करो। किस अधिनियम ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया था? बताइए। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 1813 का चार्टर अधिनियम ने जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही था। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813 ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया था। क्लियर है। केवल चीन के साथ एवं चाय के व्यापार पर जो है कंपनी के एकाधिकार को जो है सुरक्षित रखा गया था। ठीक है, क्लियर। बाकी सब जो एकाधिकार थे व्यापारिक उसको समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखें 24 हम बताने की कोशिश करेंगे। साहित्यकार निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? तो देखिए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपकी वर्षा होती है साथियों पंजाब राज्य में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प मतलब ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, पंजाब राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो आपकी वर्षा होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ सर्दी के मौसम में उत्तरी भारत में आने वाला तूफान है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो उत्तरी भारत, पाकिस्तान व नेपाल में बर्फ के साथ वर्षा होती है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देख के बताने की कोशिश कीजिएगा। सही तो कहा, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? बताइए, पादप कोशिका भित्ति जो है मुख्यतः किससे बनी होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तो सेल्यूलोज से, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर को पादप कोशिका भित्ति जो है मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। यह एक बहुत जटिल पदार्थ है तथा सेल्यूलोज जो है पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। कागज निर्माण में भी सेल्यूलोज का ही जो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं साथियों। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर ले दे, चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट वहाँ पे जाए क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा आपको जो क्लास है साथियों कैसी लग रही है। ठीक है, तो आप लोग अपना कमेंट जो है छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और आए हैं क्लास को तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट होगा हमें पूछ लीजिएगा, हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।